नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी देर से जो मैं प्लान कर रही थी तुंगनाथ जाने का, उनका बुलावा आ चुका है। भोलेनाथ ने बुला लिया है, तो चलिए फिर चलते हैं बिना देरी करते हुए। लेकिन एक दिक्कत आई है, हमें कोई टैक्सी यहाँ से मिल नहीं पाई है। तो अभी पता लगा है कि शेरपुर चौक से एक बस जाती है शाम को 6:15 बजे। तो चलिए, अब हमने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी है, बस ले ली है और रास्ते के क्या व्यूज़ हैं मैं वो भी आपको दिखाते चलती हूँ। तो अभी ये जो बस है हमें 11 बजे सहारनपुर पहुंचा देगी, बट मुझे लग रहा है कि 11:30 तो बज ही जाएंगे। उसके बाद मुझे देहरादून की बस लेनी होगी। तो चलिए, अब हम देहरादून पहुंच चुके हैं, तो अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और रास्ते में जो भी खूबसूरत नज़ारे आते हैं, वादियों में क्या क्या चल रहा है उसकी जानकारी भी आपको देते रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि इतने सुंदर नज़ारे हैं ना पहाड़ों के। सही बोलते हैं सब कि पहाड़ों में रहने का तो ना मज़ा ही अलग है। तो ये देखिए आप, कितने सुंदर नज़ारे आते हैं। एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई और हरियाली ही हरियाली है। ऐसे लग रहा है कि शहर से बहुत ही दूर एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ पे ना कोई पोल्यूशन है, बस वादियों के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है, हमारा नेचर है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे माउंटेन्स है, वो भी ना एक टाइम पे लगता है कि हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी नज़ारे को देखते देखते हमें दोपहर हो गई और हमने खाना खाया साथ वाले रेस्टोरेंट से। तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद थोड़ी सी हमारी बात हुई एक गौ माता से, जो कि बाहर खड़ी रेस्टोरेंट से कब से कुछ ना कुछ मांगने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इंसान जो है सिर्फ अपना पेट भर लेता है, कई बार जानवरों के बारे में सोचने की उनके पास कहाँ पे फुर्सत होती है। तो उनसे भी हमने बात की और उसके बाद फिर से हमने अपने सफ़र की शुरुआत की। और इस सफ़र की शुरुआत लगातार चलती गई और चलते चलते हम पहुंच गए देवप्रयाग पे। देवप्रयाग का नज़ारा इतना खूबसूरत था ना कि दो नदियों का, जो महान हमारी जो नदियां हैं अलकनंदा और भागीरथी, वहाँ उनका संगम हो रहा था, जो कि मिलकर हमारी एक महान गंगा नदी को बनाती है। तो आप भी इस नज़ारे को इंजॉय करिए। और आप तो वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन आपको वहाँ पर ना होते हुए भी यही लगेगा कि आप वहाँ पर ही हैं। तो हमें रास्ते में एक और संगम नज़र आया, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो शूट करके आपको दिखाया जाए। पानी में बहुत ज़्यादा पत्थर तो नहीं है, पर एक क्लियर वाटर है, एक दूसरा है, देख सकते हैं आप। तो हमारा ये सफ़र कंटिन्यू रहा और इस सफ़र को कंटिन्यू करते करते हम फाइनली पहुंच गए रुद्रप्रयाग, जिस समय काफ़ी शाम हो गई थी। और एक तो अंधेरे में पहाड़ों का जो सफ़र है वो भी इतना लंबा हो जाता है ना कि जो 5-6 घंटे की जो जर्नी है ना, वो भी आपको ऐसे लगता है कि 10 घंटे में जाके ख़त्म होगी। जैसे कि हम चोपता बहुत ही देर से पहुंचे थे, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी हमें लकीली जो 2 कैंप है वो मिल गए और हमने वो कैंप लिए। 2000 का एक कैंप था, लेकिन अगर आप 2 कैंप लेते हो तो वो 3000 के आपको पड़ते हैं। तो इसी तरह फिर उसके बाद हमने डिनर किया, जो कि हमें 150 पर प्लेट पड़ी। और वहाँ पे एक ही भैया थे काम करने वाले, तो उनकी हमने हेल्प की, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर वो अकेले करेंगे तो 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हम थक भी चुके थे, तो इसलिए हमने जल्दी से जल्दी उनकी हेल्प की और खाना खाया और फिर हम अपने कैंप में चले गए। तो हम सुबह 5 बजे ही नहा धो के निकल गए और वहाँ पे जो भी व्यू था उस टाइम चोपता का, उसको हमने कैप्चर करना शुरू कर दिया। और सच में वो इतना ज़्यादा प्यारा था ना, ऐसे सच में लग रहा था कि कोई सीनिक ब्यूटी जो हम हमेशा जो पिक्चर्स में देखते हैं ना, या फिर कोई आपको सीनरी गिफ्ट करता है, वो बिल्कुल वैसा ही था। इतना प्यारा नज़ारा था कि माउंटेन्स पे आप देख सकते हो कि स्नोफॉल भी है, स्नो कैप माउंटेन्स थे, ऊपर से सनलाइट पड़ रही थी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पिरिट बैंगर्स। तो आज एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और आपको तुंगनाथ को लेके जाने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले हम जो चोपता में रुके हुए हैं उसका व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो कि
चारों तरफ इतना सुंदर व्यू है ना, एक तरफ हमें हरियाली देखने को मिलेगी और एक तरफ इतने ज़्यादा लीव्स देखने को मिलेंगे और जो ग्रासलैंड है और साथ में वाटरफॉल्स आ रही है और ये एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जिसके बीच में से आप देख सकते हो कि पानी भी जा रहा है और इसके साथ ही वहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स भी है जो मैं आपको चंद्रशिला और तुंगनाथ जाके ज़्यादा दिखाने वाली हूँ क्योंकि वहाँ से वो एकदम विजिबल होंगे। लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हो ये सुबह के 6 बजे हुए हैं और उस समय का ये नज़ारा है। तो चलिए आपको स्नो कैप माउंटेन्स दिखा दूँगी। इसी तरह चोपता से निकलते हुए फिर हम तुंगनाथ की तरफ पहुंचे और हमने तुंगनाथ का जो ट्रैक है वो शुरू किया जो कि 4 किलोमीटर था और उसके बाद आगे द्योरीताल चंद्रशिला का 2 किलोमीटर का ट्रैक। तो रास्ते में इतना कुछ हमें देखने को मिला, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आए, माउंटेन्स और ऊपर से मेडोज थे, ग्रासलैंड्स थे। तो हाईएस्ट पीक्स जितनी भी है ना हमारी इंडिया की, कुछ बहुत ज़्यादा उनमें से वहाँ से आप देख सकते थे जो कि टॉप ऑफ द द्योरीताल चंद्रशिला पीक है वहाँ से। तो उस व्यू को देखने के लिए हम बस मानो कि कैसे कहाँ से एक अलग सी एनर्जी आ गई थी और हम बस चलते ही जा रहे थे और पता भी नहीं लग रहा था। थोड़ा सांस भी चढ़ रही थी हमें जाते हुए, लेकिन हम उसकी परवाह करते हुए बस जो नज़ारा हम ऊपर जाके देखने वाले थे ना बस उसकी वेट कर रहे थे। तो रास्ते में जितने भी खूबसूरत से नज़ारे आए आपको मैं वो दिखाती हूँ। हम 2 दिन अगर पहले आते तो हमें यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल देखने को मिलती। मैं उसी वजह से इसी सीज़न में आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमने जैसे कि 8 बजे ट्रैक शुरू किया था तो सुबह सुबह अगर आप जाओ अर्ली इन द मॉर्निंग तो आपको फिर भी स्नोफॉल देखने को मिल जाए। लेकिन जिस टाइम हम गए उस टाइम तो बर्फ़ जो है पिघलनी शुरू हो जाती है क्योंकि धूप पहाड़ों पर जल्दी निकल आती है। और फिर किसी तरह हम तुंगनाथ मंदिर में पहुंच गए और ऊपर क्या नज़ारा है वहाँ का मैं आपको वो दिखाती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत बात किसी ने कही है कि जो चीज़ हमारी आंखें कैप्चर कर सकती है ना वो दुनिया का कोई भी गैजेट कितना भी एक्सपेंसिव या अच्छा हो वो नहीं कर सकता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् क्षमामृतात्। हर हर महादेव। तो आज हम पहुंच चुके हैं पंच केदारों में से जो तृतीय केदार है तुंगनाथ के लिए। आप देख सकते हो भक्तों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन इस सीज़न में फिर भी ये कम है। जब आप बाकी सीज़न में आओगे जैसे सावन का खासकर तो उस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और आगे जो सर्दियों का सीज़न आने वाला है तो उसमें आप चंद्रशिला द्योरीताल जो चंद्रशिला है उसके दर्शन कर सकते हो। लेकिन ये जो मंदिर है वो कल बंद होने वाला है, जो डोली नीचे आने वाली है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जो तृतीय केदार है तुंगनाथ उसके पीछे की कहानी क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो उस समय जब कौरवों का वध किया पांडवों में तो उनके ना मन में एक निगलानी सी थी, वो उसकी क्षमा मांगना चाहते थे भगवान भोलेनाथ से। लेकिन भगवान भोलेनाथ उन्हें इतनी जल्दी क्षमा भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब पांडव भगवान भोलेनाथ की खोज कर रहे थे तो वो केदारनाथ के पास चले गए और वो ज़मीन के अंदर समाने ही वाले थे, लेकिन पांडवों ने उन्हें ढूंढ लिया और भीम ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया। तो जो उनकी पीठ जिसे हम ऊपर भी कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो केदारनाथ में प्रकट हुआ और जो उनकी भुजाएं हैं वो तुंगनाथ में प्रकट हुई। इसलिए तुंगनाथ को हम कहते हैं कि भगवान शिव की भुजाएं। तुंग मीन्स भुजाएं और नाथ मीन्स भगवान शिव। बाकी जो पंच केदार है उनकी क्या मान्यता है मैं आने वाली ब्लॉग्स में आपको वो भी बताऊंगी और आपको ये भी बताएंगे कि कौन से सीज़न में यहाँ पे आना ठीक रहेगा। ये है तुंगनाथ मंदिर। आप बाहर से वीडियो ले सकते हो या फ़ोटो क्लिक कर सकते हो पर अंदर नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपको नंदी जी विराजमान मिलेंगे मुख्य द्वार पे। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं जो बने हुए हैं।
मंदिर के परिसर के बाहर छोटे छोटे आपको मंदिर मिल जाएंगे। ये देखिए, ये गणपति जी हैं। और ये है महानंदा पार्वती माता जी का मंदिर। ये देखिए, जय हो मैया जी की। और कहा जाता है कि शंकराचार्य जी का मंदिर बना हुआ है, काल भैरव जी का मंदिर बना हुआ है, गणपति जी का मंदिर बना हुआ है, और इसके साथ ही जो 5 पांडव हैं उनके मंदिर भी बने हुए हैं। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। ये देखिए, जय हो भैरवनाथ जी की। और आप ये देख सकते हो, यहाँ पे अभी हम पहुँचे थे तो बोलते कि 3-4 दिन पहले अगर हम आते ना तो यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलती, पूरी बर्फ़ थी। और सुबह के टाइम भी होती है, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है ना तो ये बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है। यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। बोलते हैं कि जो पीछे केदारनाथ और माउंट त्रिशूल है और चौकम्बा है ना, जो माउंट चौकम्बा, वो देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद्रशिला पीक है, वहाँ से और भी व्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो ये कितना पुराना मंदिर बना हुआ है, बना नहीं हुआ है, स्वयंभू प्रकट हुआ था। उसके बाद जो है शंकराचार्य जी और पांडवों जी ने मिलके इसका निर्माण करवाया। और मंदिर के शिखर पे ये जो टॉम्ब है, ये आप देख सकते हो कि जो लकड़ी है यानी वुड की नक्काशी की गई है। जितने भी पंच केदार है ना, जितने भी आपको पंच केदार देखने को मिलेंगे, उनमें सभी में एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि सारे जो है ना पंच केदार, वो सिमिलर उनका जो आर्किटेक्चर बनाया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि पंच केदार की स्टोरी क्या है। ভাই সবগুলো একটা এ করলেন এই সব মন্দিরে আসি आगे एक और मंदिर है पास में, जो ये बना हुआ है ना, हमारा जो तृतीय केदार है तुंगनाथ, वो जो है वो है उदक कुंड में। यहाँ पे अगर किसी ने विश मांगनी हो, मन्नत पूरी होती है, तो यहाँ पे लोग चुनरी मान के जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है पूरी। अभी बंद हो रहा है जैसे मंदिर, डोली जो है वो नीचे आने वाली है कल। तो उसके बाद जो है चंद्रशिला देवरी ताल का ट्रैक होगा। उस टाइम पे ये जो पूरा है सराउंडिंग है इस मंदिर की, वो बर्फ़ से घिर जाएगी। यहाँ भी बैठे हैं मेरे भोलेनाथ जी, यहाँ पे भी विराजमान है। धन्यवाद आपका, आपने हमें यहाँ बुलाया। तुंगनाथ मंदिर जो कि हाईएस्ट शिवा टेम्पल, तो उसके दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब देवरीताल चंद्रशिला का ट्रैक शुरू करते हैं, लेकिन हम में से जो 2 जने थे वो नीचे वापस चले गए। तो हम 3 जने थे, हमने ये सफ़र कंटिन्यू किया। सब ने बोला कि 1 किलोमीटर की दूरी पर, हमने कहा ठीक है लो भाई अभी कर देंगे। लेकिन जब सफ़र शुरू किया ना तो पता लगा कि एक्चुअल में ये 1 किलोमीटर नहीं था, 2 किलोमीटर था, और पूरी खड़ी चढ़ाई है। एक पल में तो मन किया कि वापस चले जाऊँ। फिर वो ना झंडा दिखाई दे रहा था और गंगा माता का मंदिर जो ना वहाँ पे झंडे लगे हुए थे। हमने सोचा ना वहाँ तक तो पहुँचना ही है, वही हाईएस्ट पीक है। तो किसी तरह हिम्मत आई और हम वहाँ तक पहुँच गए। सच में बता रही हूँ, जब वहाँ पर पहुँची ना तो सारी की सारी थकान है ना 1 मिनट में गायब हो गई, और आंखें जो है बिल्कुल नम हो गई। दिल को इतना सुकून मिला, वो नज़ारा मतलब एक बार तो लाइफ में ना सबको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा तुंगनाथ का सफ़र, जिसमें जाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया।
खैर मैं तो स्नोफॉल भी देखना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं और देख लेंगे स्नोफॉल। खैर मेरा तो ये ट्रैकिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, थ्रिलिंग, एडवेंचरस और स्पिरिचुअल रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि कभी आप भी अगर प्लान करते हैं इस ट्रैक को, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन कभी कभी बीच में अगर बजट की दिक्कत आ जाती है तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपने जो प्लान करना है ये ट्रैक, वो करना है बस में। बस में आपका बहुत ही कम खर्चा होगा, और बाय चांस अगर आप 4 लोग हो तो कुछ सफ़र करिए बस में और कुछ करिए टैक्सी में, उससे भी आपका जो बजट है वो मेंटेन रहेगा। अभी भी आपकी अगर ट्रैक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।